1971 में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉन कोनेली यूरोप के लीडर्स को एक लेजेंडरी लाइन बोलते हैं, द डॉलर इज आवर करेंसी बट इट्स योर प्रॉब्लम। मतलब करेंसी हमारी है लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी है। फुल स्वैग एंड एरोगेंस। लेकिन आज 50 साल बाद टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, क्योंकि अब सिचुएशन है इट्स आवर करेंसी एंड आवर प्रॉब्लम। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में समझा था कि डॉलर को क्यों सबसे बड़ा खतरा ना ही यूरो से है ना ही चाइना के आरएमडी से है, और आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों डॉलर को सबसे बड़ा खतरा खुद अमेरिका से है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको यह वीडियो और बेटर समझ में आएगी। आज इस वीडियो के एंड तक आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि अमेरिका अब उतना बड़ा नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। 1960 में अमेरिका का ग्लोबल जीडीपी में शेयर था 40% का, और आज 26% का है। लेकिन ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप और जापान रीबिल्ड हुए, फिर ईस्ट एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज ने ग्रोथ पकड़ी, तो कोई रीजन नहीं है कि बाकी दुनिया हमेशा अमेरिका से पीछे चले। लेकिन डॉलर के लिए इसका मतलब है कि अमेरिका अब उतने सेफ एसेट सप्लाई नहीं कर सकता जितने दुनिया को चाहिए। और एक टिपिक पॉइंट ये भी आ सकता है कि जहां सारे देश एक साथ दूसरी करेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अभी के लिए नेटवर्क इफेक्ट ने डॉलर को बचाया हुआ है, जहां सब कोई डॉलर को यूज करना चाहता है, लेकिन ये नेटवर्क इफेक्ट भी खत्म हो सकता है। तो देखते हैं पहला सबसे बड़ा बॉम्ब डॉलर के लिए, जो है अमेरिका का डेट। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के फोरकास्ट देखो। पब्लिक डेट अभी जीडीपी के 100% के बराबर है। 2035 तक 118% हो जाएगा, 2045 तक 136% और 2055 तक 156%। यानी 30 साल में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही गवर्नमेंट रेवेन्यू का 25% खा जाएगी। और जब इन्वेस्टर को डाउट होने लगता है कि कोई देश अपने कर्जे पे चल रहा ब्याज भी भर पाएगा या नहीं, तो वो क्राइसिस का वेट नहीं करते, बल्कि वो पहले ही उस देश की करेंसी से एग्जिट लेना शुरू कर देते हैं, और उनका एग्जिट ही क्राइसिस को और जल्दी लेके आता है। इतिहास देखो तो ऐसा ही पहले हुआ है। 3rd सेंचुरी रोम से लेकर 20th सेंचुरी ब्रिटेन तक, जहां एक्सेसिव डेट ने गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन और करेंसी डिबेसमेंट की तरफ धकेला और उनकी करेंसी पे से कॉन्फिडेंस टूट गया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ये फिक्स कर सकता है? थ्योरेटिकली देखें तो हाँ। टैक्स लूपहोल्स बंद करो, हाई अर्नर्स पे टैक्स बढ़ाओ, इंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स को रिफॉर्म करो और रिटायरमेंट एज बढ़ा दो। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो अमेरिका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जहां 2025 में वन बिग ब्यूटीफुल बिल आया गया जिसमें टैक्स कट हुए, और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेट्स इंटाइटलमेंट कट्स नहीं करना चाहते और रिपब्लिकन्स टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिका में पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना एक्सट्रीम है कि कोई भी पेनफुल फिस्कल रिफॉर्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर एक पार्टी ने रिफॉर्म्स कर भी दिए तो दूसरी पार्टी आके उसे रिवर्स कर देगी। तो सिनेरियो ये है कि डॉलर अपनी इंटरनेशनल पोजीशन इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका के पॉलिटिकल डिसफंक्शन की वजह से खोएगा। और ये लाइन याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला फैक्टर जो डॉलर के लिए खतरा है वो है सैंक्शंस। अमेरिका ने फाइनेंशियल सैंक्शन को अपना फेवरेट वेपन बना लिया है। ईयर 2000 में 912 इंडिविजुअल्स यूएस सैंक्शन के अंडर थे, और 2021 तक 9400 से ज्यादा हो गए। फिर 2022 में रशिया पे सैंक्शंस ने गेम को और बदल दिया, जहां सिर्फ एसेट फ्रीज नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें फ्रीज करके यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने की बात चल रही है। अब हर उस कंट्री के दिमाग में जिसको यह लगता है कि वो कभी भी अमेरिका के निशाने पे आ सकता है, उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या हमें डॉलर पे इतना डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसको कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, और अब इसका बैकफायर हमें देखने को मिल रहा है। और इस बैकफायर का सबसे बड़ा रिजल्ट है गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स स्पेशली इमर्जिंग मार्केट के गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि घर में रखा गोल्ड फ्रीज नहीं हो सकता। वेनेजुएला ने 2011 में अपना गोल्ड बाहर से वापस मंगवाया। रशिया ने क्रिमिया इन्वेजन से पहले ही डॉलर से गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन गोल्ड की भी अपनी एक प्रॉब्लम है, आप गोल्ड में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। वेनेजुएला की कहानी सुनो। सैंक्शन के अंडर मादुरो गवर्नमेंट ने 2019 में एक रशियन चार्टर बोइंग 777 हायर करके 7.4 टन गोल्ड युगांडा भेजा, वहां उसे रिफाइन करके बेचा और $300 मिलियन के यूरोज लिए, तब जाके अपने इंपोर्ट्स की पेमेंट कर पाए। सोचो, एक कंट्री को पेमेंट करने के लिए प्लेन में सोना भर के भेजना पड़ा। यही प्रूफ है कि गोल्ड रिजर्व की तरह तो यूज हो सकता है, लेकिन करेंसी की तरह नहीं। अब आता है सबसे क्रिटिकल पीस, जो है फेडरल रिजर्व की इंडिपेंडेंस। डॉलर अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके पीछे एक इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी फोकस सेंट्रल बैंक है। लेकिन 2025 में ट्रंप ने पब्लिकली फेड चेयर जेरोम पॉवेल पे अटैक किया, बोला कि मैं जब चाहूं इसे निकाल सकता हूं। फिर अगस्त में एक फेड गवर्नर को फायर करने की कोशिश करी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करे,
जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज को व्हाइट हाउस के कंट्रोल में लाने के लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट रूलिंग ने फॉर कॉज प्रोटेक्शन वीक कर दिए हैं और अभी तक फेड को टेक्निकली एग्जेम्प्ट रखा गया है, लेकिन लीगल फाउंडेशन हिल चुकी है। और यहां एक चेन रिएक्शन समझो, अगर फेड की इंडिपेंडेंस गई तो गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी कि इंटरेस्ट रेट नीचे रखो, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदो। फेड जो एक्स्ट्रा कैश इंजेक्ट करेगा वो इन्फ्लेशन लेके आएगा, जिससे डॉलर अपनी वैल्यू खोएगा और फेड से डेट को इन्फ्लेट अवे करवाया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स ये देखकर बस भागेंगे। और भी क्रेजी आइडिया सर्कुलेट हो रहे हैं अभी पॉलिसी सर्कल्स में, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स के ट्रेजरी होल्डिंग पे यूजर फी लगाना, बेसिकली उनके इंटरेस्ट पेमेंट का एक हिस्सा विदहोल्ड करना, या 5 और 10 साल के बॉन्ड्स को फोर्सफुली 10 साल के लो इंटरेस्ट बॉन्ड में कन्वर्ट करना, चाहे ये इन्वेस्टर्स को पसंद आए या फिर ना आए। सोचने वाली बात यह है कि डॉलर की पूरी अपील इस बात पे टिकी है कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। जिस दिन ये ट्रस्ट टूटता है उस दिन गेम ओवर हो जाएगा। आप अपने सबसे बड़े कस्टमर पे टैक्स लगाओगे तो वो कस्टमर रहेगा या नहीं, आप खुद डिसाइड करो। एक और इधर अंडररेटेड फैक्टर है डॉलर के खतरे का, फेड का ग्लोबल रोल एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मार्च 2020 में कोविड आया, पैनिक हुआ, सब ट्रेजरीज बेच के कैश की तरफ भागे। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स ने एक महीने में 109 बिलियन डॉलर्स के ट्रेजरीज बेचे, मार्केट ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुका था। फेड ने मार्च से जून के बीच में 1 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रेजरीज खरीदे और मार्केट को बचा लिया। प्लस फेड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स को डॉलर स्वैप लाइंस देता है जो क्राइसिस में डॉलर की गारंटीड सप्लाई है। ये स्वैप लाइंस ही वो इनविजिबल ग्लू है जो ग्लोबल डॉलर सिस्टम को जोड़े रखती है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि क्या फ्यूचर का फेड एक नेशनलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपॉइंटी से भरा हुआ ये सब करेगा? क्या वो फॉरेन कंट्रीज की मदद करना अमेरिका फर्स्ट के अगेंस्ट मानेगा? यूरोपियन ऑफिशियल्स ऑलरेडी डाउट एक्सप्रेस कर चुके हैं कि क्राइसिस में फेड पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और जो फेड सिर्फ अपने दोस्तों को स्वैप लाइंस देता है जैसे कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, स्विट्जरलैंड, जापान, और अब बाकी कंट्रीज समझ रही हैं कि उन्हें अपने डॉलर डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। और फिर है दोस्तों अगला एंगल जो है जियोपॉलिटिक्स का, जो शायद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। इतिहास में बताता है कि करेंसी पावर और मिलिट्री पावर दोनों साथ चलते हैं। डच गिल्डर ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री ऑपरेशन के साथ फैला। स्टर्लिंग तब डोमिनेंट था जब ब्रिटेन का दबदबा सबसे ज्यादा था। जर्मनी और जापान ने 1960s में डॉलर को सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें यूएस डिफेंस अलायंस की वैल्यू पता थी। सऊदी अरेबिया ने 1970s में ट्रेजरीज होल्ड करने की कमिटमेंट दी यूएस मिलिट्री सपोर्ट के बदले। आज भी बैंक ऑफ कोरिया जरूरत से ज्यादा डॉलर रिजर्व रखता है, जो एक इंप्लिसिट डील है क्योंकि यूएस ट्रूप्स पेनिसुला में अवेलेबल हैं। अब उल्टा सोचो, जब ट्रंप नेटो पे डाउट डालता है, जब जेडी वैंस म्यूनिक में एलाइज को शॉक करता है, जब ओवल ऑफिस में यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बेइज्जत करा जाता है और यूरोप कंक्लूड करता है कि अमेरिका अब डिपेंडेबल नहीं रहा, तो वो अलायंस ड्रिवन डॉलर सपोर्ट कितने दिन चलेगा? तो क्या डॉलर का गिरना अमेरिका के लिए अच्छा होगा जैसे काफी लोग आर्ग्यू करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, डॉलर डोमिनेंस के बेनिफिट्स मैसिव हैं। ट्रेजरी को सस्ता उधार मिलता है, यूएस फर्म्स बिना एक्सचेंज रेट रिस्क के ग्लोबल बिजनेस करती हैं, क्राइसिस में पैसा डॉलर की तरफ भागता है जो मार्केट को सपोर्ट करता है, और सैंक्शन की पावर भी इसी से आती है। हाँ, स्ट्रॉन्ग डॉलर एक्सपोर्टर्स के लिए दिक्कत है, लेकिन वो फैक्टर्स की लिस्ट में बहुत नीचे आता है। बेनिफिट्स क्लियरली कॉस्ट से काफी ज्यादा हैं। अब दोस्तों एंडिंग पे सबसे पावरफुल थॉट मैं देना चाहता हूं, अगर डॉलर कोलैप्स हुआ और कोई रिप्लेसमेंट रेडी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स कम रखेंगे, बैंक्स क्रॉस बॉर्डर लेंडिंग नहीं कर पाएंगे, ग्लोबल ट्रांजैक्शन श्रिंक हो जाएगी, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और इसका प्रेसिडेंट भी है। 1930s जब यूएस बैंकिंग क्राइसिस ने डॉलर कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, तब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की तरफ भागे थे, गोल्ड कम पड़ा था और दुनिया डिप्रेशन में डूब गई थी। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या है? डॉलर का फ्यूचर किसी दूसरी करेंसी के हाथ में नहीं है। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या अमेरिका अपने रूल ऑफ लॉ को, अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने सेपरेशन ऑफ पावर्स को और अपने फॉरेन कमिटमेंट्स को ऑनर करेगा। आयरॉनिक बात इधर ये है कि ये चीजें, आर्बिट्ररी पावर, वीक इंस्टीट्यूशंस, जो आरएमबी को डॉलर का चैलेंजर बनने से रोक रही थी, अब अमेरिका में ही क्वेश्चन कर रही हैं। द टेबल्स हैव रियली टर्न्ड माय फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको लगता है अमेरिका अपनी करेंसी बचा पाएगा या हम एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।